एक्सलेंट आईएएस एकेडमी की ओर से मैं अजीत कुमार सिंह आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का मुद्दा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम प्रणाली अर्थात न्यायाधीश मंडल की प्रणाली पर विवाद। हम सब जानते हैं, इधर कई दिनों से लगातार समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित होता रहा है कि कॉलेजियम के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है और वास्तव में यह एक बहुत ही संवैधानिक संकट की स्थिति है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी के द्वारा स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया है और उम्मीद है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन इसके साथ साथ यह भी तथ्य उभर करके आएगा और इस बात की आशंका और भी प्रबल हो जाएगी कि क्या इस चर्चा के बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की खाई और भी अधिक बढ़ जाएगी। सभी बातों के मूल में प्रश्न यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसद की प्रभुसत्ता के बीच क्या कोई लक्ष्मण रेखा है? क्या दोनों को अपने अपने संवैधानिक सीमाओं के परे जा करके अपने अहम के लिए कोई विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करना चाहिए या संविधान की मूल भावना के अनुसार चलते हुए इस संपूर्ण विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए? तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक अब तक की जो स्थितियां हैं, इस विषय पर आज हम बहुत ही सारगर्भित रूप में और तथ्यपरक और विचारपरक चर्चा करने जा रहे हैं। जो एक सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा के छात्र के साथ साथ सामान्य व्यक्ति के लिए भी रोचक होगा और इस मुद्दे को ज्वलंत मुद्दा होने की वजह से हर बौद्धिक व्यक्ति को समझना चाहिए और स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे पर हर बौद्धिक व्यक्ति की रुचि होगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी इन सब चीज़ों के बारे में हमारी रुचि होनी चाहिए, क्योंकि भारत का हर नागरिक लोकतंत्र का प्रहरी है। लोकतंत्र केवल न्यायपालिका या कार्यपालिका या व्यवस्थापिका की बपौती नहीं है। इसलिए हर भारतीय नागरिक का भी हित इस विषय से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम कि विवाद का वर्तमान कारण क्या है? तो विवाद का वर्तमान कारण ये है कि हाल ही में विधि मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा यह बयान दिया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिस कॉलेजियम प्रणाली को न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित किया गया, उस कॉलेजियम प्रणाली पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उनका ये कहना है कि संविधान में कॉलेजियम प्रणाली तो कहीं पर लिखित रूप में है ही नहीं। इसलिए कॉलेजियम के सुझाव को अनिवार्य रूप से सरकार के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कॉलेजियम अपने विचारों को सरकार के ऊपर थोप नहीं सकती, ऐसा किरण रिजिजू का मानना है।
कुछ दिन पहले अपने प्रथम संबोधन में नवनियुक्त उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी प्रावधान को माना कि यह एक उचित प्रावधान है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। उनके अनुसार यह सीधे सीधे संसदीय प्रभुसत्ता के ऊपर चोट है और ऐसा करके न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है। इस प्रकार से विगत लगभग 1-2 महीने से, विशेष रूप से नवंबर महीने से न्यायाधीश मंडल या जजेस कॉलेजियम चर्चा का विषय और विवाद का विषय रहा है और ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। और हाल ही में जब संसद में इस विषय पर चर्चा के लिए नोटिस भी दी जा चुकी है तो भविष्य में इस विवाद के और भी गहराने की संभावना बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये विवाद क्यों है। इस विवाद को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मूल संविधान में क्या प्रावधान था। अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ सन 1950 में, तब से लेकर के और जजेस कॉलेजियम की व्यवस्था के विकसित होने के पहले तक न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती थी और हमारे देश के मूल संविधान में इस संबंध में क्या लिखा गया है। प्रारंभ में ही हम स्पष्ट कर दें कि आज भी हमारे संविधान में लिखित रूप से कहीं पर भी कॉलेजियम शब्द का कोई भी प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। सरल शब्दों में हम कहें तो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में यह बतलाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों के द्वारा परामर्श करके की जाएगी जिनसे परामर्श करना उचित समझा जाए। अब यही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में ये बतलाया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, किंतु इस संबंध में वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य, जिस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ ही साथ उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। स्पष्ट है कि संवैधानिक प्रावधान ये कहते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय में हो या उच्च न्यायालय में हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अर्थात कार्यपालिका के द्वारा की जाएगी। लेकिन यह नियुक्ति न्यायाधीशों के परामर्श से की जाएगी, विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से की जाएगी। न्यायपालिका का ये कहना है कि संविधान
में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में न्यायपालिका को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है और न्यायाधीशों की नियुक्ति में निर्णायक भूमिका सर्वोच्च न्यायालय और कॉलेजियम की ही होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना यह संवैधानिक प्रावधान है। अब ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का अपना दृष्टिकोण है और सरकार का अपना दृष्टिकोण है। यहीं पर एक शब्द है जो संविधान में प्रयोग किया गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 124 और 217 में, वह है कंसल्टेशन, अर्थात परामर्श या सलाह। तो ये कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। मूल संविधान में ये बात कही गई थी। अब यहीं पर विवाद उत्पन्न होता है कि परामर्श का अर्थ क्या लिया जाए, और इस परामर्श या कंसल्टेशन शब्द के अर्थ को लेकर के ही विवाद उत्पन्न हुआ और इस संबंध में हमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कंसल्टेशन की जो व्याख्या की गई, कंसल्टेशन शब्द के अर्थ की, परामर्श शब्द के अर्थ की न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, हमें उस पर जाना चाहिए। तो दरअसल सबसे पहले ये जो विवाद उत्पन्न हुआ न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कि क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श बाध्यकारी है, सरकार उस परामर्श के अनुसार ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी या सरकार के द्वारा उस परामर्श को किसी विशेष परिस्थिति में दरकिनार भी किया जा सकता है या उस परामर्श को मानने से मना भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस संबंध में सन 1981 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस। तो उसमें यही मुद्दा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है। तो उस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर मूल संविधान में परामर्श या कंसल्टेशन शब्द का प्रयोग किया गया है और कंसल्टेशन का शाब्दिक अर्थ यही है कि कंसल्टेशन कभी भी बाध्यकारी नहीं हो सकता। यह सहमति या कंसेंट के अर्थ में नहीं है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को हर स्थिति में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मानने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर तो कंसल्टेशन या परामर्श शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तब तो सर्वोच्च न्यायालय का ही अंतिम निर्णय होगा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, और वह भी मुख्य न्यायाधीश का ही निर्णय सर्वोच्च हो जाएगा और फिर राष्ट्रपति की भूमिका या कार्यपालिका की भूमिका इस संबंध में औपचारिकता मात्र रह जाएगी। तो सबसे पहले ये विवाद 1981 में आया और सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी गुप्ता
के मामले में खुद सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था उस समय कि यहाँ पर कॉन्सेंट या सहमति नहीं, वह परामर्श ही है। इसलिए एक तरफा तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए और सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात न्यायपालिका दोनों के आपसी परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब यह स्थिति 1981 में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने ही स्पष्ट कर दी, लेकिन आगे भी समय समय पर व्यवहारिक रूप से कुछ ऐसे विवाद उत्पन्न हुए जिसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को सामान्यतः सरकार स्वीकार करती है तो ऐसी स्थिति में तो संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय और न केवल सर्वोच्च न्यायालय बल्कि देश की संपूर्ण उच्च न्यायपालिका, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जिसमें शामिल हैं, हायर जुडिशरी, यह तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के हाथों की कठपुतली हो जाएगी, क्योंकि वह जिसके नाम के संबंध में सरकार को परामर्श देंगे, सरकार उसको ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करेगी या राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो इसी संबंध में ऐसे ही विवादों के कारण से सर्वोच्च न्यायालय में एक बार पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया 1993 में। 1993 में जो केस आया वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा वह केस लाया गया था और इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली की नींव पड़ी। दरअसल हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो व्यवस्था वर्तमान समय में है, इसका क्रमिक विकास 3 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुआ है, जिसको 3 जजेज केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला केस जिसका मैंने उल्लेख किया 1981 का एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। दूसरा जो केस है वह 1993 का एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है और जो तीसरा है वह सही मायने में केस नहीं है। 1998 में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय को रिफर किया गया था, जिसे हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया था। इन तीनों ही निर्णयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस संपूर्ण कॉलेजियम सिस्टम को विकसित करने में। तो ये जो दूसरा केस था एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का 1993 का, इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का अर्थ अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं होगा, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके जिस नाम को सरकार को सुझाएंगे उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट हुआ इस केस में
कि न्यायाधीशों के एक समूह के द्वारा जो परामर्श दिया जाएगा, न कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, तब सरकार उसको स्वीकार करेगी और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इसमें भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। क्यों स्पष्ट नहीं थी? कि भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेगा तो कितने न्यायाधीशों से परामर्श करेगा, और उसमें से सर्वोच्च न्यायालय में इतने अधिक न्यायाधीश हैं तो उसमें से किनको वो चुनेगा और उनके विचारों से आपसी सहमति से नाम को आगे बढ़ाएगा। तो ये सब स्थितियां स्पष्ट नहीं थी। तो 1998 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कुछ नामों को सरकार के समक्ष प्रस्तावित किया गया, तो उसको स्वीकृत करने के स्थान पर उस विषय पर खुद अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ये विषय न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि न्यायपालिका इस विषय को स्पष्ट करे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन लोगों से और कितने लोगों से परामर्श करके राष्ट्रपति को उन नामों को भेजेंगे। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित हुई और उसमें ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों के एक मंडल का गठन किया जाएगा। उसी को हिंदी में न्यायाधीश मंडल और अंग्रेजी में जजेस कॉलेजियम कहा गया। यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मामला है तो कॉलेजियम के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे, और यदि कॉलेजियम में 2 लोग भी असहमत होंगे तो उन नामों को सरकार के पास नहीं भेजा जाएगा। मतलब स्पष्ट हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो जजेस कॉलेजियम या न्यायाधीश मंडल सरकार के पास नामों को सुझाएगा, उस न्यायाधीश मंडल में कुल 5 न्यायाधीश शामिल होंगे, जिसमें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ ही साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के शामिल होंगे। इसी प्रकार से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है तो उसके अंतर्गत भी न्यायाधीश मंडल होगा और उसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ ही साथ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश उस न्यायाधीश मंडल में शामिल होंगे। अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जिन नामों को सरकार के पास भेजा जाएगा उन के संबंध में जो न्यायाधीश मंडल होगा उसमें 3 न्यायाधीश शामिल होंगे, जिसमें कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होगा और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। तो इस प्रकार से 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि कॉलेजियम किस प्रकार से गठित होगा और कॉलेजियम के अंतर्गत कितने लोग होंगे और इससे क्या बदलाव आया। कि एक तो कॉलेजियम के संबंध में जो भ्रम की स्थिति थी वह कुछ दूर हो गई, पूरी तरह से तो नहीं,
लेकिन कुछ दूर हो गई। और दूसरा बदलाव ये आया कि ये कह दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका औपचारिक है, वास्तविक भूमिका न्यायपालिका की ही है। यदि कॉलेजियम के द्वारा किन्हीं नामों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सरकार के पास भेजा जाता है तो सरकार उसे मानेगी, और वह कॉलेजियम का जो के द्वारा जिन नामों को भेजा जाएगा उसे सरकार को दिए गए परामर्श के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम की सहमति से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, कंसल्टेशन से नहीं बल्कि सहमति से। 1981 के निर्णय और 1993 और 1998 के निर्णयों में ये एक बड़ा बदलाव आया। हम कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया। वो ये कि 1981 में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने ही माना था कि कंसल्टेशन मीन्स कंसल्टेशन, it is not consent. Therefore, executive is not bound to accept the consultation given by the Supreme Court Chief Justice. Consultation is not binding. लेकिन 93 के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले ओपिनियन को चेंज किया और उसमें क्लियरली स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि कंसल्टेशन मीन्स कॉन्सेंट, देयरफॉर कॉन्सेंट ऑफ कॉलेजियम इज required for the appointment of Supreme Court and High Court judges. अनिवार्य है कॉलेजियम के द्वारा जो नाम प्रस्तावित किए जाएंगे उन नामों पर अपनी मुहर सरकार को लगाना चाहिए, उसे मानना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की निर्णायक भूमिका है, यह केवल परामर्श के रूप में नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जजेस कॉलेजियम के सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। अर्थात स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब सरकार की भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक औपचारिकता मात्र है। और 1998 के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाले मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को ही स्वीकार किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीश मंडल की सहमति का होना आवश्यक है। उनकी सहमति के बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं की जा सकती। अब 1998 से ये मामला लगातार चला आ रहा है। उस न्यायाधीश मंडल या जजेस कॉलेजियम के द्वारा जिन नामों को सरकार के समक्ष प्रस्तावित किया जाता है विधि मंत्रालय के समक्ष, विधि मंत्रालय उन नामों के संबंध में सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उस मामलों को छानबीन करने के बाद राष्ट्रपति को उन नामों को भेज देती है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें एक चीज स्पष्ट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में पहल
न्यायपालिका के द्वारा ही होगी, कार्यपालिका के द्वारा नहीं होगी। दूसरी बात ये कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की सहमति का होना आवश्यक होगा, अर्थात न्यायाधीश मंडल की सहमति के बिना, जजेस कॉलेजियम की सहमति के बिना कार्यपालिका के द्वारा किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती। अब हाल में जो किरण रिजिजू ने, विधि मंत्री ने ये कहा कि कॉलेजियम सिस्टम तो हमारे संविधान में कहीं पर, मूल संविधान में लिखित ही नहीं है, और खुद सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या के नाम पर इसको विकसित किया है। तो यदि एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत देश की संसद के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संविधान में संशोधन करके एक व्यवस्था विकसित की गई, जिसे कि एनजेएसी या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम से हम जानते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। और एक तरफा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी उसको असंवैधानिक घोषित करने की। और किरण रिजिजू के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। हम सब जानते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता का मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है, और ये कहा जाता है कि न्यायपालिका अति सक्रिय हो गई है, और ऐसे बहुत से मामले में वह अति सक्रियता प्रदर्शित करती है और हस्तक्षेप करती है, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। यहाँ पर हम न्यायिक सक्रियता कितनी उचित है अनुचित है उसके संबंध में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन केवल एक ही स्टेटमेंट जो बहुत प्रासंगिक है इस विषय में, उसका हम उल्लेख करना चाहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जेएस वर्मा ने न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालयों के द्वारा की जानी चाहिए, इसके संबंध में एक बहुत अच्छा वक्तव्य स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि न्यायिक सक्रियता एक अच्छी चीज है और न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, लेकिन इस न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे एक ऐसे तेज धार ब्लेड के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसका कि इस्तेमाल एक कुशल सर्जन के द्वारा सर्जरी के लिए किया जाता है, मरीज की जान को बचाने के लिए, न कि न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल रामपुरी चाकू के तरह से करना चाहिए जिसमें कि मर्ज के साथ साथ मरीज का भी अंत हो जाए। तो उन्होंने तो न्यायिक सक्रियता को स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक सक्रियता कहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर वो मुद्दा अलग है। लेकिन यदि देखा जाए तो न्यायपालिका ने कहीं न कहीं अपनी न्यायिक सक्रियता को ही अधिक प्रदर्शित करते हुए न्यायाधीश मंडल की प्रणाली को समय के साथ विकसित किया है। अब जब नए
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह प्रश्न उठाया कि न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संसद की प्रभुसत्ता की उपेक्षा कर रही है। जिस कानून को, जिस संवैधानिक संशोधन को पूरी संसद ने पारित किया था, उसको एक झटके में ही सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह वास्तव में संसद की प्रभुसत्ता के विपरीत है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात है, ये क्यों आया, कहाँ से आया, कब आया, थोड़ा सा हम इस पर विचार करेंगे। तो क्योंकि 1998 में जब पूर्ण रूप से वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम विकसित हो गई थी, तब भी कुछ न कुछ विवाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में रह करके उठते रहते थे। और ये कहा जाता था कि न्यायपालिका कहीं न कहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अत्यधिक पूर्वाग्रही हो गई है और कार्यपालिका की अब इस संबंध में कोई भूमिका ही नहीं रह गई है। दूसरी बात ये कि जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत न्यायाधीश नियुक्त किए गए, उनको लेकर के बहुत से विवाद उत्पन्न हुए। यह भी देखा गया कि न्यायपालिका खुद अपने ही न्यायाधीशों के गलत आचरण के संबंध में कोई कठोर कार्रवाई करने में, जो कि एक दृष्टांत के रूप में स्थापित हो सके, सफल नहीं हो पाई। कई ऐसे मामले आए, जैसे जस्टिस रामास्वामी का मामला आया, या जस्टिस पीडी दिनाकरन का मामला आया, जस्टिस सौमित्र सेन का मामला आया, इसी प्रकार से जस्टिस निर्मल का मामला आया। तो इन सब मामलों में जिसमें बहुत से भ्रष्टाचार के मामले थे या किसी न किसी प्रकार के आरोप थे, और वो गंभीर आरोप और गंभीर मामले थे, लेकिन उन न्यायाधीशों के विरुद्ध खुद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने स्तर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। तो जब न्यायपालिका अपने स्तर से भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी और वह चाहेगी कि न्यायपालिका में जो कुछ भी हो वो न्यायपालिका की मर्जी से ही हो, और यदि इस संबंध में संसद के द्वारा कोई नई व्यवस्था विकसित की जाएगी तो उसको न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हुए उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी, उसको रद्द कर देगी। तो इसे किसी भी दृष्टि से न्यायोचित, न्यायसंगत या संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। इन्हीं सब परिस्थितियों में जिस समय मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, उसी समय न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में विवादों को समाप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से, घोषित रूप से संविधान में लिखित प्रावधान करने की चर्चा उठी। लेकिन मई 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और उस दौरान राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान संविधान में 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक राष्ट्रीय स्तर के आयोग के द्वारा जो सुझाव दिया जाएगा, उस सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, न कि किसी न्यायाधीश मंडल के सुझाव पर।
इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल 6 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें कि खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इसके बाद भारत सरकार के विधि मंत्री और इसके साथ 2 गणमान्य या प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसके लिए एमिनेंट वर्ड का प्रयोग किया है, 2 एमिनेंट पर्सन्स। तो 2 गणमान्य व्यक्ति। इस प्रकार से इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल 6 लोग होंगे, जिसमें कि 3 तो न्यायाधीश ही होंगे, 2 गणमान्य व्यक्ति होंगे और 1 सरकार की ओर से खुद केंद्र सरकार के विधि मंत्री होंगे। अब इसमें जो 2 गणमान्य व्यक्ति होंगे, उन गणमान्य व्यक्तियों को कैसे चुना जाएगा, क्योंकि वो गणमान्य व्यक्तियों को की योग्यता क्या होगी, उनको किस आधार पर गणमान्य माना जाएगा, इसके बारे में इस संशोधन में, संविधान में कहीं पर भी कुछ उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन ये कहा गया कि एक हाई पावर कमेटी या एक सब कमेटी की सुझाव पर उन 2 गणमान्य व्यक्तियों की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में नियुक्ति की जाएगी। वो हाई पावर कमेटी जो होगी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल होंगे, उसमें खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होंगे वो शामिल होंगे। तो एक 3 सदस्यीय सब कमेटी या हाई पावर कमेटी के सुझावों पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंतर्गत 2 एमिनेंट लोगों की, 2 गणमान्य लोगों को की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार से कुल 6 लोगों से मिल करके जिस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा, उसके द्वारा जिन लोगों के नामों को सरकार के पास भेजा जाएगा, उनको ही राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में विवाद को खत्म करने के लिए ये संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2015 में किया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई। भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा या मूलभूत सिद्धांत है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी is the part of basic structure of the constitution, and through 99th constitutional amendment and through the provision of National Judicial Appointment Commission, the independence of the judiciary is being curtailed. इसलिए इसको नहीं रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इससे जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है। उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं
और तीनों की अपनी अपनी मर्यादाएं या सीमाएं हैं। तीनों को अपनी सीमा में रहते हुए और अपनी शक्तियों का संविधान के अनुसार प्रयोग करना चाहिए और तीनों में से किसी भी एक को किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कहलाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या सेपरेशन ऑफ पावर। वैसे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे देश में है, इसकी विशेषता थ्योरेटिकली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करते हुए माना है कि हमारे संविधान के अंतर्गत भी सरकार के तीनों अंगों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत निहित है। मूल रूप से यदि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लागू होता है और इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है, उसमें जो है इस सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है और उसकी व्याख्या को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करते हुए सेपरेशन ऑफ पावर को भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत माना है। तो एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित करते समय भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह संशोधन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के भी विरुद्ध है, उसका भी ये उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके माध्यम से न्यायपालिका के दायरे में कार्यपालिका को अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने का मौका प्राप्त होता है और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है। इन दोनों आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी 99वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस प्रकार से वह शून्य हो गया। और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के लिए, वह एक अच्छी व्यवस्था है और जिसके माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सुरक्षित होता है। इसलिए उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जाना चाहिए और उसी के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब उस समय ये मामला समाप्त हो गया 2015 में, लेकिन फिर से ये मामला 2018 में उभर करके आया। सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जस्टिस फॉर जजेस। उस पुस्तक में उन्होंने भी कॉलेजियम के संबंध में कुछ नकारात्मक विचार व्यक्त किए थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की ये पुस्तक है जस्टिस फॉर जजेस। उसमें उन्होंने बताया कि 2018 में कॉलेजियम के अंतर्गत जब कुछ न्यायाधीशों के नाम पर चर्चा हुई तो उसमें 2 लोगों का नाम था जिनके नाम को औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया था, फिर भी वो नाम लीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि न्यायाधीश मंडल में से ही किसी ने उस नाम को लीक किया होगा। इस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम की जो गोपनीयता है वो गोपनीयता भंग हुई और उस पर सवाल उभरे। इसके बाद अभी हाल ही में कॉलेजियम
सिस्टम पर अभी ये विवाद चल ही रहा था। किरण रिजिजू का जब बयान आया या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान आया, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी बीच में 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 20 फाइलें सरकार के पास भेजी थी। सरकार ने उनको वापस कर दिया, जिसमें से कि उस 20 में से 11 नाम तो पहली बार कॉलेजियम ने सुझाए थे और 9 नाम ऐसे थे जिनको कि कॉलेजियम ने पहले भी एक बार भेजा था, किंतु सरकार के द्वारा उन नामों को वापस कर दिया गया था। तो 9 नामों को पुनः इस बार जब 20 लोगों के नाम भेजे गए विधि मंत्रालय के पास, तो लौटाए गए नामों में से 9 नामों को पुनः भेज दिया गया इस 20 में। अब सरकार ने उनको फिर से वापस कर दिया। इस तरह से ये मामला अब एक संवैधानिक संकट की ओर आ गया है कि वास्तव में जिन नामों को कॉलेजियम के द्वारा सरकार के पास भेजा जाता है और फिर सरकार ये तर्क देते हुए कि वह कॉलेजियम के सुझाव के आधार पर नियुक्ति तो करेगी, लेकिन उन सुझावों को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है, तो फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी कैसे? क्योंकि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, देश भर के उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय में भी काफ़ी स्थान न्यायाधीशों के रिक्त हैं। खुद सर्वोच्च न्यायालय की भी स्ट्रेंथ संवैधानिक दृष्टि से 34 है, किंतु उसमें अभी 27 ही न्यायाधीश हैं। हम सब जानते हैं कि न्यायपालिका में केसों का अंबार पड़ा है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या लोअर जुडिशरी हो, और कहा गया है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। न्याय यदि मिल भी जाए लेकिन देर से मिले तो वो अन्याय के बराबर है, न्याय न मिलने के ही बराबर है। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों की आपसी खींचतान की वजह से आम जनता बलि का बकरा न बने और उसे एक तो पहले से ही विलंब से न्याय प्राप्त होता रहा है, अब और उसमें अधिक विलंब न हो। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है इसमें इस प्रकार के विलंब की संभावना और भी अधिक बढ़ गई है। दरअसल विधि मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब न्यायपालिका के कॉलेजियम के द्वारा जिन नामों को भेजा जाता है और न्यायपालिका की ये अपेक्षा है कि सरकार पूरी तरह से हूबहू उसको जल्दी से जल्दी स्वीकार करके राष्ट्रपति के पास भेज दे और उन न्यायाधीशों को नियुक्त कर दिया जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार की भूमिका ही क्या रह जाती है? फिर तो कॉलेजियम को अपने मन से ही नियुक्त कर लेना चाहिए, फिर तो सरकार की भूमिका का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। यदि सरकार को किसी वजह से अनुचित लग रहा है, कुछ नाम विवादास्पद प्रतीत हो रहे हैं और सरकार के अपने स्रोत हैं, जिन स्रोतों से जिन जजों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करने के लिए, जिन लोगों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए या उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए, उनके बारे में पहले से ही विवाद हो, उनका व्यक्तित्व संदिग्ध हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा आपत्ति उठाया जाना और उन नामों को वापस कर देना गलत नहीं कहा जा सकता। और न्यायपालिका को भी इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि सरकार ने जिन आपत्तियों के साथ उन नामों को कॉलेजियम को लौटाया है, तो न्यायपालिका इसे अपने
स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न माने और तार्किक दृष्टि से और संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विचार करे और वास्तव में यदि वो नाम उचित रूप में वापस किए गए हैं, उनको वापस लौटाने का उचित आधार है, तो दोबारा उन्हीं नामों को प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए। कॉलेजियम के द्वारा फिर से उन्हीं नामों को नहीं भेजा जाना चाहिए, जो कि हाल के मामले में इस अभी जो नवंबर 2020 का मामला है हुआ है कि 9 नामों को आपत्तियों के साथ सरकार ने वापस कर दिया था और उन 9 को फिर से दोबारा भेज दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली पर एक और बड़ा आक्षेप है, जो कि लोकतांत्रिक दृष्टि से वह आक्षेप उचित प्रतीत होता है। वह क्या है कि यदि हम देखें तो न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है कॉलेजियम सिस्टम के विकसित होने के बाद से, तो उसमें आमतौर पर जो लोग जज के रूप में नियुक्त हो रहे हैं वो किसी न किसी रूप में जजों के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, या जिनके पिता या जिनके नातेदार रिश्तेदार पहले जज रह चुके हैं। जैसे हाल ही में एक विवाद उत्पन्न हुआ इसी, जिसको वापस किया गया है जिन नामों को सरकार के द्वारा, उसमें एक न्यायाधीश हैं, एडवोकेट रहे हैं, जिनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए उनका नाम भेजा गया, जिनका नाम है सौरभ कृपाल। तो सौरभ कृपाल चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट BN कृपाल के पुत्र हैं और उनके नाम पर कॉलेजियम में पहले भी चर्चा हुई थी 2018 में भी, और उस पर सहमति नहीं हुई थी। अभी दोबारा जो है कॉलेजियम के द्वारा जिन नामों को सरकार के पास भेजा गया उन नामों में सौरभ कृपाल का नाम भी शामिल है और सरकार ने जो वापस किया उसमें उनके नाम को भी वापस किया। अब सरकार को ये ध्यान, न्यायपालिका को ये ध्यान देना चाहिए कि क्या मामला था कि 2018 के कॉलेजियम के अंतर्गत उनके नाम पर खुद कॉलेजियम में ही सहमति नहीं हुई थी, क्यों उसको रोक दिया गया था और ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई या पहले की स्थिति में ऐसा कौन सा बदलाव हो गया कि वर्तमान समय के कॉलेजियम ने उनके नाम को फिर से न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हुए सरकार के पास भेज दिया गया। अब कहने में भी थोड़ा सा संकोच हो रहा है, क्योंकि इसको किसी व्यक्ति का निजी मामला कहा जा सकता है। सौरभ कृपाल ने एक सार्वजनिक स्तर पर दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा था कि वह समलैंगिक व्यक्ति हैं और इस प्रकार से यह उनकी अपनी निजी चीज हो सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विवादास्पद व्यक्ति का न होना सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा के लिए अच्छा होगा। में भी कुछ और भी कारण रहे हों वापस करने के उनके नाम के, लेकिन यह भी अपने आप में एक बहुत ही अशोभनीय स्थिति है। अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया जिससे स्पष्ट हुआ कि विगत कई दशकों से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से की जा रही है उसके अंतर्गत देश के लगभग 247 परिवारों का एक तरह से कहा जाए कि एकाधिपत्य है न्यायपालिका में। उन्हीं परिवारों के व्यक्ति
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिकांशतः नियुक्त हो रहे हैं। ऐसे तमाम तथ्य हैं जिनसे पता चलता है कि कई बार, एक दो बार नहीं, कई न्यायाधीशों के मामले में ये हुआ कि पिता, पुत्र, भतीजे या कोई अन्य रिलेटिव, एक ही परिवार से दो दो तीन तीन लोग न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होते रहे हैं। अब इसमें कोई सीधे सीधे कानूनी रूप से तो कोई रोक नहीं है, लेकिन ये जानने का अधिकार बनता है कि आखिर कॉलेजियम किस प्रकार से कार्य करती है और कॉलेजियम के भीतर जब नाम सुझाए जाते हैं और निर्णय लिए जाते हैं तो उसके भीतर की उनकी इंटरनल प्रक्रिया क्या है, इसको न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आड़ में छुपाना उचित नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय तो नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है, उसका सबसे बड़ा प्रहरी है, कस्टोडियन है नागरिकों के अधिकारों का। और हमारे मूल अधिकारों में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सूचना का अधिकार तो खुद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास होने के पहले मूल अधिकारों की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ही विकसित किया। तो चाहे सूचना का अधिकार हो या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों को न केवल सरकार के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध में गंभीरता से लेना और लागू करना चाहिए, बल्कि स्वयं के संबंध में भी इन अधिकारों को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए, जबकि व्यवहार में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। व्यवहार में हाल ही में सूचना के अधिकार के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत अंजलि भारद्वाज के द्वारा एक केस लाया गया और ये कहा गया कि कॉलेजियम के अंतर्गत क्या चर्चा हुई, इसको सार्वजनिक किया जाए, इसकी जानकारी दी जाए। उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित अधिवक्ता प्रशांत भूषण उपस्थित हुए, किंतु अभी नवीनतम मामला यही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि कॉलेजियम के भीतर क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब अंतिम निर्णय हो जाएगा, जिन नामों पर अंतिम निर्णय हो जाएगा, जिन नामों को सरकार को सुझाया जाएगा, तब उसको कॉलेजियम का निर्णय कहेंगे। उसके बारे में जानकारी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाएगी जब सरकार को नामों को सुझाया जाएगा। तो जब तक नाम प्रस्तावित नहीं किए गए, कॉलेजियम के भीतर क्या चर्चा हुई, इसके बारे में कोई जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दी जाएगी। सूचना के अधिकार के तहत इस चीज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से जहां हर जगह सूचना के अधिकार को मजबूत करने की बात की जा रही है, यहाँ पर सूचना के अधिकार को पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, सुशासन, और सुशासन के जो पैरामीटर्स हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। गोपनीयता अनावश्यक शंका उत्पन्न करती है और पारदर्शिता शंकाओं को निर्मूल करती है। तो ऐसे में यदि कॉलेजियम सिस्टम या किसी भी सिस्टम से न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन यदि उसमें पारदर्शिता आ जाए तो ये बहुत सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए न्यायपालिका को ये सोचना चाहिए
कि क्यों न न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भले ही न्यायपालिका की ही भूमिका हो, जैसा उसने माना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में निर्णायक भूमिका संविधान के द्वारा न्यायपालिका को दिया गया है, न कि कार्यपालिका को दिया गया है। और इन्होंने ये भी कहा हाल ही में कि जिस प्रकार से संसद को ये पता है कि कानून क्या होना चाहिए, इसी प्रकार से न्यायपालिका को ये पता है कि न्यायाधीश कैसे होने चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। इसलिए ऐसे मामले में कार्यपालिका को न्यायपालिका के निर्णय पर, न्यायपालिका के विचारों पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। तो जब वो इस बात को मान रहे हैं तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि प्रश्न नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको अपने स्तर से पारदर्शिता तो प्रदर्शित करना चाहिए। यदि उसके लिए भी न्यायपालिका इजाजत नहीं देगी और यदि सार्वजनिक स्तर पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे वह हमारे उपराष्ट्रपति हों या केंद्र सरकार के विधि मंत्री हों या लोकतंत्र में चौथा खंभा कहलाती है मीडिया, प्रेस, उसके द्वारा यदि कोई सवाल उठाए जाते हैं तो न्यायपालिका के द्वारा उसकी निंदा करना या ये कहना कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाया जाना चाहिए, यह वास्तव में भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, मान्यताओं और गरिमा के विपरीत है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। संविधान के तीनों अंगों के भीतर सेपरेशन ऑफ पावर और उनकी जो भी बातें हैं वो हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि न्यायपालिका सर्वे सर्वा की स्थिति में आ जाए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जरूर है, लेकिन अमेरिका में भी जहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। क्योंकि सरकार एक है, सरकार के ये 3 अंग हैं, तीनों अंग ठीक से काम करें, इसलिए उनको अपेक्षित स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। लेकिन एकदम ही सेपरेशन हो जाएगा तो फिर सरकार चलेगी कैसे? क्योंकि एक ही सरकार के तो 3 अंग हैं। इसलिए यदि उनमें से किसी के द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया जाएगा तो दूसरे अंग के द्वारा उसको संतुलित और नियंत्रित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, न कि किसी एक के द्वारा हर स्थिति में अपने को सर्वोपरि माना जाना चाहिए और दूसरों के मामले में वो भले हस्तक्षेप करें, लेकिन उनके मामले में दूसरों के द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति तो न्याय संगत नहीं कही जा सकती। तो वर्तमान समय में यही स्थिति है। अब देखते हैं संसद में जब स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत होता है और मनीष तिवारी ने जिस स्थगन प्रस्ताव हेतु नोटिस दिया है, जब वो मामला संसद में आता है और इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो क्या स्थितियां बन रही हैं। हम सुझाव के रूप में यही कह सकते हैं कि इस प्रकार की कोई भी विवादास्पद स्थिति ना तो भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक है, ना ही कार्यपालिका के लिए ठीक है और ना ही न्यायपालिका के लिए ठीक है और ना ही हमारे संविधान की दृष्टि से उचित है। संविधान का जो फैब्रिक है, संविधान का जो एक ताना बाना है, उसको बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। इसलिए सरकार के सभी अंगों को, चाहे उसमें न्यायपालिका ही क्यों न हो, सभी को अपनी संवैधानिक मर्यादा को समझना चाहिए
और संविधान की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता के कहा जाए कि आड़ में अपनी कुछ चीज़ों को दबाने या छुपाने की कोशिश सरकार के किसी भी अंग के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। हमें अमेरिका से इस संबंध में सीखना चाहिए। अमेरिका में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रणाली है, वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन सीनेट से, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है वैसे अमेरिका में सीनेट है, तो सीनेट से उसका अनुमोदन आवश्यक होता है। सीनेट से, तो जब सीनेट में वो नाम आते हैं तो खुले रूप में उन नामों पर चर्चा होती है और संसद में चर्चा करते समय कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस प्रकार की कोई बात होती नहीं, तो इसलिए खुल करके चर्चा होती है। एक लोकतांत्रिक देश में जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए, संसद के अपने खुद के अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत रहते हुए चर्चा होनी चाहिए, तो वहाँ पर चर्चा होती है। और यदि जिन लोगों के नाम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा आगे बढ़ाए गए हैं, सीनेट में यदि उनके बारे में कोई उनका अतीत विवादास्पद रहा हो, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप रहे हों, उनका व्यक्तित्व संदिग्ध रहा हो, तो वो सारे मामले उभर करके आते हैं। ऐसी स्थिति में नियुक्ति के समय ही पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति का नाम सुझाया गया है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। इसलिए पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति के नाम को न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए बढ़ाया ही नहीं जाएगा जिसका व्यक्तित्व संदिग्ध या विवादास्पद हो, क्योंकि सीनेट में जब वो आएगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उस व्यक्ति की छीछालेदर होगी। इस प्रकार से वहां पर पूरी तरह से पारदर्शिता है। खुद जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो सही मायने में जितनी अमेरिका में है उतना भारत में भी संवैधानिक दृष्टि से नहीं है। यहाँ तो विकसित किया गया, वहाँ तो लिखित रूप में है और न्यायपालिका वहाँ की बहुत शक्तिशाली है। अमेरिका के बारे में तो ये कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान हर शुक्रवार को बदल जाता है, जो न्यायाधीश कहते हैं वही संविधान है। फिर भी वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में इतनी पारदर्शिता है कि प्रस्तावित नामों पर सीनेट में खुलेआम चर्चा होती है। और हमारे यहाँ इसका उल्टा ये है कि यदि केवल ये जानकारी मांग ली जाती है कि जजेस कॉलेजियम के अंतर्गत क्या चर्चा हुई, या ये कहा जाता है कि एक ऐसा न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया जाए जिसके आधार पर नियुक्ति की जाए, जिसमें स्वयं 3 तो न्यायाधीश ही होंगे, चीफ जस्टिस और 2 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, तो क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये आपत्तियां उपस्थित हुई हैं। दरअसल थोड़ा सा इसके लिए कार्यपालिका को भी उत्तरदायी माना जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में एक सामान्य छवि ये उभर करके आ रही है कि कार्यपालिका के द्वारा अन्य संस्थाओं के और विशेष रूप से संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और अपने अधिकार क्षेत्र को लगातार बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सरकार अब न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में भी अतिक्रमण करना चाह रही है और इसीलिए कॉलेजियम के मुद्दे का विवाद उठाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को भी ये लग रहा है कि यदि न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था को स्वीकार किया जाएगा तो न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी। इन लोगों का यह भी मानना है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। ऐसे में न्यायाधीशों का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र, तटस्थ और मुक्त रहना आवश्यक है। लेकिन जब कार्यपालिका के द्वारा ही प्रस्तावित नाम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगे
और इस संबंध में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी, तो वे न्यायाधीश किसी ऐसे मामले में न्याय कैसे कर पाएंगे जो कि उसी कार्यपालिका के विरुद्ध उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो अपने अपने तर्क हैं, कार्यपालिका के भी और न्यायपालिका के भी, दोनों की अपनी अपनी गरिमा भी है। इसलिए आपसी सूझबूझ और सहमति के आधार पर इस मामले को सुलझाना चाहिए। दोनों के अपने अहम को इस मुद्दे के आड़े नहीं आने देना चाहिए। आशा है कि आपको यह व्याख्यान अच्छा लगा होगा। अब इस संबंध में आगे जो भी विकास होगा, संसद में चर्चा पर चर्चा होती है या भविष्य में जो कुछ भी होगा, आगे उसके अनुरूप अगले घटनाक्रम के संबंध में हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। आप सबसे आग्रह ये भी है कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको लाइक करना चाहिए, और हमारा जो एक्सीलेंट IAS एकेडमी का यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये सब वीडियो को देखते हैं, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित हों और अच्छे से अच्छे ढंग से महत्वपूर्ण ज्वलंत विषयों पर आपके लिए व्याख्यान प्रस्तुत करें। धन्यवाद।